हेलो चैंपियंस, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है कोलार्स लॉ। उसके साथ साथ हम यहाँ पे वेरिएशंस पढ़ने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी में, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये टॉपिक तो आपने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया। जी हाँ, मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन लास्ट में मैंने एक बात भी कही थी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन ये पढ़ना बाकी है। अब जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो वेरिएशन आती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है ऑन डाइल्यूशन, वही चीज़ ग्राफिकली हमें यहाँ पे पढ़ना है और वही ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से रिलेट करके हम बताएंगे कि व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है, और एप्लीकेशन क्या है कोलार्स लॉ का, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और इन सारी चीज़ों को एंड करने वाले हैं। तो हो तैयार? करोगे वार? तो एक बार बोल दीजिए, तो हो तैयार? करोगे वार? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज क्या है खास। आज है खास बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने एक बात बताई थी आपको, हगल डी बाय एंड हगल ओनसागर इक्वेशन, वो है खास। उसके साथ साथ कोलार्स लॉ, वो भी है खास। और जितनी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए हैं खास, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। चलिए तो टेस्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं। अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख के आइए। हमने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि जब आप डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाओगे यानी कंसंट्रेशन घटाओगे, तो मोलर कंडक्टिविटी जो है ये भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो इसी का ग्राफिकल, लेकिन एक चीज़ और होती है कि ये मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज तो करेगी, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जब भी यहाँ पे दो केसेस में हम पढ़ेंगे। पहला केस हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ये मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस, ठीक है। यहाँ पे कौन सा केस हम बताने जा रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ेंगे। मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कि वो कंप्लीटली आयनाइज हो चुके हैं, ठीक है। अब आयनाइजेशन जब हो चुका है तो उनमें जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होने के चांसेस कम हैं। लेकिन जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो यानी एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, तो एडिशन ऑफ वाटर में हमने बताया था कि एडिशन ऑफ वाटर से क्या होगा कि वो उनके जो इंटरेक्शन है, सोल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है, मैंने बताया था कि सोल्यूट अगर मान लीजिए NaCl है तो Na+ और Cl नेगेटिव, ये दोनों नज़दीक होंगे, ठीक है। जब तक वाटर कम है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, डाइल्यूशन कम है, तो ये नज़दीक होंगे। भाई कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब सोल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, ठीक है। तो सोल्यूट ज़्यादा होगा तो ये क्या करेंगे, इन पे पॉजिटिव आयन, इस पे नेगेटिव आयन, तो ये इंट्रैक्शन शो करेंगे। और इसी इंट्रैक्शन की वजह से क्या लगता है, रेजिस्टेंस लगता है, तो कंडक्टिविटी कम आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा कि ये आयंस जो हैं, ठीक है, ये आयंस जो हैं, भाई डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, यानी कंसंट्रेशन कम करोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, घटेंगे। नंबर ऑफ आयंस घट रहे हैं यानी नंबर ऑफ आयंस दूर जा रहे हैं, और आयंस दूर जा रहे हैं तो इंट्रैक्शन क्या होगा, इंट्रैक्शन कम हो जाएगा कि नहीं। इंटरेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब समझिए बात को ध्यान से कि इंटरेक्शन जब तक ज़्यादा था तो ये रेजिस्टेंस लगा रहे थे, ये मूव नहीं कर रहे थे, फ्लो नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, वाइल उतने अच्छे से कंडक्ट नहीं करेंगे। वाइल जब आपने डाइल्यूशन किया तो डाइल्यूशन से क्या हो रहा है, डाइल्यूशन से हो गया ये कि इंटरेक्शन कम हो गया। इंटरेक्शन कम हुआ तो अब ये फ्री हैं मूवमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है,
ठीक है, समझ में आया? कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई मूवमेंट अच्छे से हो रहा है तो कंडक्ट करेंगे ना, अब इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कंडक्टिविटी बढ़ गई। रेजिस्टेंस कम हुआ तो कंडक्टिविटी भाई बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपने कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, भी 1/r मल्टीप्लाई, ठीक है, L/A सेल कांस्टेंट, यही तो होता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अब रेजिस्टेंस क्या था, ये इंट्रैक्शन, रेजिस्टेंस कम हुआ तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, लेकिन ये जो मोलर कंडक्टिविटी है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं बढ़ती। ये नहीं होता है कि बहुत बहुत कम था और अचानक से जैसे आपने डाइल्यूशन किया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, नहीं, ये इंट्रैक्शन की वजह से, बस इंट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से माइन्यूट चेंज आता है किसमें, उनकी मोलर कंडक्टिविटी में। ठीक है, मतलब बढ़ेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं, इमेंस नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप ग्राफ में देखिए, ग्राफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या किसके बीच ग्राफ बना है, ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफ किसके बीच बना है, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के टर्म में। ठीक है, ये कंसंट्रेशन का रूट लिया गया है। रूट क्यों लिया गया है, क्योंकि भाई मे बी जो भी इस ग्राफ को बना रहा था, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे वो, तो उस टाइम पे ओनली कंसंट्रेशन जब लिया जा रहा था ग्राफ में, ठीक है, तो उनसे वेरिएशंस बहुत इधर उधर आ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने रूट, ठीक है, कंसंट्रेशन ले लिया और यहाँ पे उनको स्ट्रेट लाइन मिला और वहाँ से वो इक्वेशन एक बनाते हैं, जिस इक्वेशन को हम कहते हैं डी-बाय-हकल-ओहन-सागर इक्वेशन। कैसे बनेगा, क्या होगा, आगे आपको देखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि बहुत बहुत माइन्यूट चेंज आ रहा है। अब माइन्यूट चेंज कैसे हुई, देखो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी है, इतनी कंसंट्रेशन थी, अब क्या किया जा रहा है, और कंसंट्रेशन जब इतनी थी तो यहाँ पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी इतनी है, ठीक है, इतनी, ठीक, थोड़ा सा नीचे हो गया, ठीक है, इतनी है मोलर कंडक्टिविटी। अब क्या हो रहा है कि हम कंसंट्रेशन घटा रहे हैं। ठीक है, अभी कंसंट्रेशन यहाँ पे था, अब कंसंट्रेशन घटाने का मतलब क्या है कि डाइल्यूशन बढ़ाना। कंसंट्रेशन कम होगा तभी तो डाइल्यूशन करोगे, तभी तो कंसंट्रेशन कम होगा। यानी आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं, धीरे धीरे ये लाइन, ये मोलर कंडक्टिविटी वाली लाइन देखिए थोड़ी थोड़ी यहाँ पे इंक्रीज, इमेंस नहीं बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है। थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है लेकिन बहुत माइन्यूट चेंजेस आ रहे हैं। और ये करते करते हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे ये कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो चुका है, आयंस जो हैं वो एक दूसरे के रेंज से बहुत दूर हो चुके हैं। ठीक है, अब जो इंट्रैक्शन थोड़ा बहुत लग रहा था वो बहुत एकदम ख़त्म हो चुका है, अब वो आयंस बहुत दूर दूर हो चुके हैं, और उसी केस को कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये कब आता है, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और इसी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे लैम्डा m बनाएंगे और उसके ऊपर इनफाइनाइट का साइन हम यूज करते हैं। क्या कहा हमने, ये कौन सा केस होगा, ये केस होगा, ये लैम्डा m इनफाइनाइट, ये कब आएगा, एट जीरो कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, जीरो। ठीक है, यानी और डाइल्यूशन क्या हो चुका है, डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो चुका है। ठीक है, ठीक। और इस केस में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं हो सकती, समझ में आ रही बात, इसीलिए इसको नाम दिया गया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, तीनों नाम आप इसी के लिए हम इसी के लिए यूज करते हैं।
समझ में आया? अब यहाँ कंसंट्रेशन ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे बढ़ते बढ़ते जा रहा हूँ तो यहाँ देखो कंसंट्रेशन कम हुई है तो थोड़ा सा क्या हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी। फिर यहाँ देखो कंसंट्रेशन कम हुई है तो मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी और उस रेड वाली लाइन के ऊपर जा रहा है कि नहीं? ये चेंज क्यों आ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ की इंटरेक्शन कम हो रहा है, ठीक है? इंटरेक्शन कम हो रहा है इसलिए आयंस फ्री हो रहे हैं, फ्री टू मूव, और फ्रीली जब मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? इसीलिए यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ रही है। समझ में आया? क्लियर हुई बातें? इतनी बातें क्लियर हुई, रीजंस क्लियर हुए। अब आते हैं इसका इक्वेशन देख लेते हैं। भाई जो हमारे साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने इसका इक्वेशन कैसे बनाया। तो भाई स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे क्या कर रही है, मिल रही है। किसके किसके बीच स्ट्रेट लाइन बन रही है? मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच जब हम वेरिएशंस देख रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तब हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c, वेयर c इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? ये इतना जहाँ पे कोई भी ग्राफ में लाइन बन रही है वो y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, ठीक है, यानी x = जहाँ पे 0 होगा उसी को इंटरसेप्ट कहते हैं। यानी इस पॉइंट को हम यहाँ कहेंगे इंटरसेप्ट, और वो किससे रिप्रेजेंट होगा? c से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। m क्या है? यहाँ पे स्लोप है। x क्या है? x एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और y क्या है? y एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। y एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मोलर कंडक्टिविटी। x एक्सिस पे अंडर रूट कंसंट्रेशन टर्म। m क्या होगा? जब भी ध्यान से याद देखिए, अगर कोई भी ग्राफ बन रहा है और ग्राफ में इस तरह से कोई लाइन कट कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है? इस तरह से कोई लाइन कट कर रही है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है, और यहाँ पे लाइन ऐसे अगर कट कर रही है इस तरह से, ठीक है, डार्क हो गया, मैं मिटा रहा हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है। तो इस तरह से अगर कट हो रही है, ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, अगर लाइन ऐसे कट कर रही है तो हमेशा इसका स्लोप जो होता है वो निगेटिव आता है। कैसा आएगा? निगेटिव। लेकिन अगर यही लाइन ऐसे ना कट कर रही होती, ऐसे कट कर रही होती इस साइड से, तो उसका स्लोप क्या आता? पॉजिटिव आता। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे ये जो लाइन बनी है ये भी इसी तरह कट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्लोप क्या आएगा? निगेटिव आएगा, ठीक है। तो y की जगह क्या रखेंगे? मोलर कंडक्टिविटी = m क्या है? निगेटिव स्लोप। कुछ भी यहाँ पे m स्लोप की जगह हम मान लेते हैं a कोई क्वांटिटी रख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई x यहाँ पे कौन होगा भाई? कंसंट्रेशन, तो √c यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इंटरसेप्ट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको क्या किया जाए भाई? निगेटिव स्लोप क्यों आया है? क्योंकि यहाँ जब भी स्ट्रेट लाइन बने, ठीक है, और उसका स्लोप आए किस तरह से, इस तरह से अगर स्ट्रेट लाइन बनती है और इस तरह से स्लोप बनता है, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस पे, तो हमेशा उसका स्लोप निगेटिव आता है। इसीलिए यहाँ पे स्लोप क्या लिया गया है? निगेटिव लिया गया है। हमने एक क्वांटिटी मान ली है, स्लोप को मान लिया, ठीक है। और यहाँ से इक्वेशन अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी = हो जाएगा, इसको हम पॉजिटिव वाले को आगे ले लेते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन -a/√c आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो रही है, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं d बाय हकल-ओहन-सागर इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी भाई। एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं तो आप चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आईआईटी, जेईई, चाहे आप नीट कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इक्वेशन दे देता है और पूछता है कि सही है कि नहीं। तो याद रखिए कि ये हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही यूज होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डी बाय हकल-ओहन-सागर इक्वेशन का यूज हम नहीं करते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं। तो टर्म्स क्या क्या है, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन। ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन माइनस ए क्या है, एक क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि डिपेंड करती है, ए डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के बिहेवियर पे, ठीक है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट किस तरह का है उस पे ए डिपेंड करता है, ठीक है। और अंडर रूट सी, यहाँ पे सी क्या है, कंसंट्रेशन, तो वो वैल्यू। अच्छा यहाँ पे देख लो, अगर मैं यहाँ पे रूट सी की यानी कंसंट्रेशन की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो देखिए जीरो जैसे होगा तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, और जब पूरी क्वांटिटी जीरो हो गई तो मोलर कंडक्टिविटी इसके इक्वल हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल हो गया कि नहीं। और इक्वेशन से भाई ग्राफ से भी वही आएगा, जैसे ही कंसंट्रेशन जीरो हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन जीरो हो रहा है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर हो गई है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर। यानी कि और एक चीज देखिए कि यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी जो है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक। क्योंकि देखो मोलर कंडक्टिविटी जो है ये तब आ रहा है जब इसमें से कुछ घटाया जा रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में से हम कुछ वैल्यू माइनस कर रहे हैं तब ये वैल्यू आ रही है, मतलब ये हाईएस्ट पीक वैल्यू है कि नहीं, यानी इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आ सकती, मोलर कंडक्टिविटी नहीं हो सकता, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू होगा। समझ में आया, क्लियर हुई। तो डी बाई हकल इक्वेशन क्लियर, डी बाई हकल ओन सागर इक्वेशन क्लियर हुआ। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर रूट सी, सी इज द कंसंट्रेशन, ए इज द स्लोप, ठीक है। और ए डिपेंड किस पे करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, किस सॉल्वेंट में ये सारी, भाई इलेक्ट्रोलाइट है तो वो किसी सॉल्वेंट में उसका सोल्यूशन बनाया गया होगा ना, समझ में आ रही बात। या जो डाइल्यूशन कर रहे हो वो सॉल्वेंट ही तो ऐड कर रहे हो, तो वो कैसा सॉल्वेंट है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आया, क्लियर हुई बातें। तो ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी का। अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ते हैं। अब देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक चीज होती है कि इनका डाइल्यूशन जो होता है वो डिसोसिएशन जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो 100% नहीं होता है, ठीक है। इसका कितना परसेंट होता है, मैक्सिमम 5 से 10%, ठीक है, यानी बस उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या किए रहेंगे, डिसोसिएट किए रहेंगे, ठीक है। ये बहुत माइन्यूट होता है, क्या होता है, माइन्यूट डिसोसिएशन होता है, ठीक है, माइन्यूट्स। तो अगर माइन्यूट डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, समझिएगा, अगर माइन्यूट डिसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम जब डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं हुए, आपने 100 लिया था, 100 में से 5 डिसोसिएट हुए, ठीक है, और 95 जो हैं वो डिसोसिएट ही नहीं हुए। तो मैंने बताया था कि जब इसमें डाइल्यूशन, भाई यहाँ पे भी चेंज होगा, मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूशन करने पे आप जब डाइल्यूशन कर रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में केसेस जो रीजन है वो अलग अलग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्यों इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि इंट्रैक्शन कम हो जा रहा था, कंसंट्रेशन घट जा रही थी, ठीक है। कंसंट्रेशन घटने की वजह से आयंस दूर हो जा रहे थे, पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम आ जा रहे थे, जिसकी वजह से इंट्रैक्शन कम हो रहा था, इंट्रैक्शन की वजह से वो फ्री हो जा रहे थे, कम होने की वजह से फ्री हो जा रहे थे और कंडक्टिविटी बढ़ जाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रीजन अलग है, यहाँ पे रीजन ये है कि भाई बहुत माइन्यूट क्या किए हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ है, बहुत कम डिसोसिएट किए हैं, मैंने कहा 100 में से 95 रह गए हैं, डिसोसिएट ही नहीं हुए हैं, केवल 5 डिसोसिएट हुए हैं, ठीक है। अब आपने किया डाइल्यूशन, तो जैसे आप डाइल्यूशन करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो द मोर डाइल्यूशन मोर डिसोसिएशन, ठीक है। यानी अब क्या होगा, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाओगे वैसे वैसे क्या होते जाएगा, डिसोसिएशन बढ़ते जाता है। अब डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, आपने 1 लीटर वाटर लिया था, उसमें सोल्यूशन बनाया उसका, तो 5% केवल डिसोसिएशन हुआ था।
अब आप डाइल्यूशन और बढ़ा रहे हो, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से उसके और मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेंगे, डिसोसिएट। और मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे तो क्या होगा, ऑयंस बनेंगे। ऑयंस बनेंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी कि नहीं। और इसी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम चेंज, बहुत माइन्यूट चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे इमेंस चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा भाई, क्योंकि ऑयंस बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ यहाँ इंटरेक्शन की बात नहीं आ रही है, यहाँ ऑयंस ही बढ़ जा रहे हैं, ठीक है भाई। नंबर ऑफ ऑयंस जो रीजन है कंडक्टिविटी करने के लिए वो बढ़ जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम कंसंट्रेशन घटाते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑयंस और ज़्यादा इंक्रीज होने लगते हैं, और नंबर ऑफ ऑयंस इंक्रीज होने की वजह से कंडक्टिविटी में इमेंस चेंज आता है, बहुत ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है। देख लीजिए भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, इस कंसंट्रेशन पे, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट की जो इसका मोलर कंडक्टिविटी है वो इतना है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, इधर देखिए आते जा रहे हैं, इधर आते जा रहे हैं, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, अचानक से इमेंस चेंज आ गया, ठीक है। इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है किसमें, मोलर कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि नहीं, ठीक है। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि नंबर ऑफ ऑयंस का डिसोसिएशन अब बढ़ गया है। अब नए ऑयंस बनना स्टार्ट हो गए हैं, सोल्यूशन में नए ऑयंस आ गए हैं, नंबर ऑफ ऑयंस बढ़ गए हैं, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कंडक्टिविटी में क्या आता है, चेंज आता है, समझ में, ठीक है। मोर डाइल्यूशन मोर डिसोसिएशन, ठीक है। यानी कि डाइल्यूशन करने पे, ऑन डाइल्यूशन आप सिंपली लिख सकते हैं, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक है, या इंक्रीजेस ड्यू टू विच more ions are formed, which is the reason for increase in मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी, समझ में। यही रीजन है कि मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। समझ में, क्लियर हुई, सबको बातें क्लियर हो गई। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी का, जब भी इसका ग्राफ बनाया जाता है भाई, ग्राफ तो आते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप ग्राफ बनाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे सिंपली ऐसे स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ये ज़्यादा चेंज हो गया, ठीक है, मैं बनाता हूँ फिर से, ठीक है। वहाँ पे बहुत सिंपल सा एक क्या करना है, बहुत माइन्यूट सा चेंज दिखाना है, वाइल, ठीक है, वाइल ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से चेंज स्टार्ट होना हो रहा है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ख़त्म नहीं हो रहा है, ये बढ़ते भी जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, यही प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ते चला जाएगा, मतलब ऐसे ऊपर चला जाएगा। यानी यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम यही आती है कि यहाँ पे जो हम अभी निकाल रहे थे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये नहीं आएगा, ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये क्यों नहीं मिलेगा भाई, तो ये इसलिए नहीं मिलता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं बन सकती भाई, इसका ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे नहीं, और जब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस आएगा नहीं। समझ में आ रही बात, कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होगा तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस मतलब क्या है कि सारे ऑयंस अलग अलग हो जाएं, एकदम दूर दूर हो जाएं, ठीक है, एक दूसरे के रेंज से। अब यहाँ सारे ऑयंस तो टूट ही नहीं रहे हैं, ब्रेक ही नहीं हो रहे हैं, डिसोसिएट ही नहीं हो रहे हैं,
ठीक है। इसलिए ये जो लाइन है ये कभी भी यहाँ पे जाके इनफाइनाइट पे जाके यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी यानी इनफाइनाइट पे जाके ये जीरो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। इनफाइनाइट पे जाके क्या होगा, जीरो कंसंट्रेशन होगा। इसी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस नहीं आता है, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसकी वैल्यू हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ में आया, ठीक है। और यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन आया हमारे पास, आए कोहलार्स लॉ, ठीक है। यही प्रॉब्लम क्या कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है भाई। इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होगा तो हमें हर एक आयन का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो पता कैसे चलेगी, नहीं पता चलेगी ना भाई। अभी देखो पीछे अभी हम जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पढ़े हैं, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मान लो कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो आयन्स दो अलग अलग हैं। मान लो यहाँ पे HCl है और यहाँ पे हमने ले लिया MgCl2 ले लिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि बताओ कि दोनों की मोलर कंडक्टिविटी कुछ भी होगी, ठीक है। हमने डाइल्यूशन किया, अब डाइल्यूशन करने के बाद हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर लिया, ठीक है। अब बताइए कि किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी पता करने के लिए पहले हमें आयन्स की कंडक्टिविटी पता करनी पड़ेगी, ठीक है, कि आयन्स पर्टिकुलर आयन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना कंडक्टिविटी शो कर रहा है, तभी तो पता चलेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, तभी तो पता चलेगा। यहाँ पे MgCl2 नहीं लेते हैं, ये कंपैरिजन थोड़ा सा खराब हो जाएगा, NaCl ले लेते हैं, ठीक है, NaCl ले लेते हैं, ठीक। अभी बताऊंगा क्यों ऐसा किया ना। KCl ही ले लो, ठीक है, KCl पोटेशियम, ठीक है। तो KCl ले लिया। अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, मोलर कंडक्टिविटी हमें दोनों की पता करनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि क्लोरीन की जो कंडक्टिविटी होगी वो दोनों में बराबर होगी, ठीक है। यहाँ भी क्लोरीन आयन है, यहाँ पे भी क्लोरीन आयन है, तो दोनों की वजह से कंडक्टिविटी जो उनका मूवमेंट है वो बराबर होगा, ठीक है। बचा कौन, K बचा और यहाँ पे हाइड्रोजन बचा, ठीक है। अब हाइड्रोजन और K में अगर मतलब पोटेशियम और हाइड्रोजन में अगर ये समझ में आ जाए, हमें ये क्लियर हो जाए कि किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा है, कौन कितना ज़्यादा मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, कितना अच्छे से फ्लो कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। समझ में आ रही बात, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका ज़्यादा होगा। तो सिंपली आप समझो कि क्लोरीन का जब ज़्यादा बराबर है तो हाइड्रोजन और पोटेशियम इन दोनों में सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होती है हाइड्रोजन की, ठीक है। किसकी मोबिलिटी होती है, हाइड्रोजन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये लाइट आयन है, ठीक है। बहुत इसका वेट क्या होगा, बहुत लाइट होगा, इसलिए मूवमेंट बहुत तेज़ी से करेगा, और मूवमेंट तेज़ी से करेगा तो ये एक जगह से दूसरे कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है भाई। कोई इस पर फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा, तो HCl की वजह से मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू KCl। मतलब अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मतलब इनके लिए अगर ग्राफ रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कहूँगा कि ये HCl का ग्राफ है और यहाँ पे आएगा KCl का ग्राफ, ये HCl का ग्राफ होगा और ये KCl का ग्राफ होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे HCl की मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू KCl। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन की मोबिलिटी ज़्यादा है, ये क्लोरीन तो बराबर हो गया ना, हाइड्रोजन की मोबिलिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पोटेशियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर लिए, यहाँ पे हम सिंपली अलग अलग आयन्स निकाल के, अलग अलग आयन्स पता करके हमने निकाल लिया कि किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी या किसकी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, पता कर लिया। लेकिन यही केस अगर हमें निकालना हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम पता नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल है। तो उसी चीज को सॉल्व करने के कौन आया, कोहलार्स लॉ। अब समझ में आया कोहलार्स लॉ क्यों आया, क्लियर हुई, ठीक है। अब आते हैं कोहलार्स लॉ पढ़ते हैं। क्या है कोहलार्स लॉ, तो कोहलार्स लॉ एक ऐसा ये लॉ कहता है कि लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की,
ठीक है, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उनके ऑयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? ऑयंस यानी कैटायन और है ना। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक हमारे पास यहाँ पे ऑयन है, एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, ठीक है, जिसमें A+ और B निगेटिव ये ऑयंस है। ठीक है, तो कह रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AB ये बराबर होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A+ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B निगेटिव। यानी ऑयंस का जो ये ऑयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, इनके सम के बराबर होगा उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, तो मुझे क्या लिखना होगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl निगेटिव। समझ में आ रही बात? ये लेमडा हम ऑयंस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेमडा हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यानी और क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर मुझे लिखना है कि Na मान लीजिए MgCl2 का, ठीक है, किसका लिखना है? MgCl2 का लिखना है, तो हमसे ये कहते हैं, यानी हमारे कोलार्स भैया कहते हैं, कोलार्स लॉ कहता है कि जितने नंबर ऑफ ऑयंस निकलेंगे, ठीक है, उनसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्ट, भाई यहाँ पे तो सिंपल था, NaCl था तो Na+ और Cl निगेटिव एक ही ऑयन निकले हैं डिसोसिएट होने पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, Mg और Cl2 जब डिसोसिएट होंगे तो क्लोरीन के 2 ऑयंस निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी दोगुनी होगी, 2 टाइम्स होगी। इसीलिए कोलर्स लॉ कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट कंपाउंड MgCl2 इज इक्वल टू होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg+, ठीक है, Mg2+ प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl निगेटिव। ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स वहां पे प्रेजेंट होंगे उस इलेक्ट्रोलाइट में, उतने नंबर ऑफ एटम्स से उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि लिमिटिंग, ऐसे देख लीजिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, मान लीजिए Al2SO4 थ्राइस ले लिया हमने। ठीक है, ये तो जानते हैं Al2SO4 थ्राइस। अब इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका अगर कोलर्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन लिखना है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al प्लस, ये कितना हो जाएगा, कितने एटम्स हैं Al के, तो 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, Al3+, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 निगेटिव। समझ में आया? क्योंकि SO4 कितना टाइम्स था, SO4 3 टाइम्स था, इसलिए उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, और Al कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स था, उसके 2 एटम्स थे, इसलिए उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, समझ में आ रही बात? मतलब जितने एटम्स रहेंगे उतने से मल्टीप्लाई करके आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उन सब्सटेंसेस की लिख देनी है। समझ में आया? SO4 2 निगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? क्लियर हुआ? अब इसी से बेस्ड ये सारी चीज़ें वही हैं भाई, इंडिविजुअल के लिए वही चीज़ें लाइन लिखी हुई हैं कि देख लो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कंट्रीब्यूशन का मतलब कि उनकी पर्टिकुलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है भाई, कंडक्टिविटी कंट्रीब्यूशन क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हर एक ऑयन की वजह से तो कंडक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो सबका कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं? जब वो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे पहुंच गए हैं, तो मैंने कहा इनफाइनाइट डिल्यूशन पे सारे ऑयंस एक दूसरे से के कांटेक्ट से बहुत दूर दूर है। अब वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे कंडक्टिविटी को लाने में, कंडक्ट करने के लिए।
करेंगे कि नहीं। अब वो अपना सेपरेट दे रहा है, वो अपना सेपरेट दे रहा है, सेपरेट दे रहे हैं, तो उनका जो एडिशन होगा वही तो इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी होगा। वही चीज कोहलर्स लॉ कह रहा है। समझ में आई बात। अब इससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं उसको हम समझेंगे क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन में लगा रहा हूं, उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चन हम लगाएंगे जहां पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और वैसे ही क्वेश्चन, सेम एज क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। आप किसी अदर बुक का यूज कर रहे हो, तो रेफरेंस बुक का यूज कर रहे हो, तो वहां पे भी वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। समझ में आ रही बात। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है, बस ध्यान से सुनिएगा। इसमें पूछ रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 आप बताइए, और MgSO4 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताइए जब आपके पास ये फॉलोइंग डेटा है। ठीक है, फॉलोइंग डेटा में क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Mg2+ होगा। यहाँ पे Mg2+ का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है, Cl निगेटिव का दिया है, SO4 2 निगेटिव का, यहाँ पे 2 निगेटिव होगा, SO4 2 निगेटिव का दिया है, C8+ का दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2। ठीक है, तो CaCl2, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 क्या हो जाएगा भाई, अभी कोहलर्स लॉ पढ़ के आ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2+ प्लस 2 मल्टीप्लाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl निगेटिव, क्योंकि हमने बताया है जितने एटम्स रहेंगे उतने टाइम्स उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीधे वैल्यूज रख दीजिए। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2+ कितना दिया है, 119, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl निगेटिव कितना दिया है, 2 मल्टीप्लाई 76.3। ठीक है, अब ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसमें दिया है, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 76 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 152 आएगा ना। ठीक है, 152 प्लस यहाँ पे 152 प्लस 0.6 प्लस 119। ठीक है, ये हो जाएगा 119, और इनको ऐड करेंगे तो 19 ऐड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक 17 आएगा, 18 ऐड करेंगे तो 70 आएगा, तो 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया। ठीक है, बस वही करना है, डायरेक्टली ऐड कर देना। अब यहाँ देखो MgSO4 का है, तो Mg2+ का आपको दिया हुआ है। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4, ठीक, इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ये लिमिटिंग जरूर लगाइएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2+ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे तो ऐड भी नहीं, यहाँ पे तो किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बराबर है। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 106 और प्लस 160 दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुई। ठीक है, अब देखते हैं कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक है, आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और एनसीईआरटी के या फिर अदर रेफरेंस बुक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस इससे बेस्ड ज़रूर लगा लीजिएगा। कोहलर्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, लगाना है, बताना भी है कि सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन हमें सेंड करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर मैं अपना पर्सनल नंबर भी आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे इसको सॉल्व करके दीजिए, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl का लिमिटिंग, NaCl का दिया है भाई, इलेक्ट्रोलाइट का दिया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का दिया है, उसके बाद HCl का दिया है, और CH3CON यानी सोडियम एसीटेट का दिया है। कह रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH फाइंड आउट करिए। CH3COH क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जानते हैं ना। तो एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे वही यहाँ पे समझना है। कोहलर्स लॉ इसीलिए दिया है भाई, दिया ही गया है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम आराम से निकाल सकें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है,
तो यहाँ पे पहले सारे इक्वेशंस लिख लेते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl कितना दिया है, लिमिटिंग, मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, लेमडा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या हो जाएगा, Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको दी है, कितनी वैल्यू दी है 125, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, ठीक है, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये 125 के इक्वल हो गया, ठीक, पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही HCl का क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, ये दोनों कितना है 420 के अराउंड है, ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही CH3CONA का क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, ठीक है, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव, ये, और इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 90 के, ठीक है। अब 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब एनी हाउ हमें क्या करना है, चाहे मल्टीप्लिकेशन करिए, डिवीजन करिए, क्या करें, डिवीजन नहीं, मल्टीप्लिकेशन यानी कि ऑपरेशंस लगा के, जो मैथमेटिक्स ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस का यूज करके हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इस तरह से लाना है कि ये जो हमारा जो पूछा गया है क्वेश्चन, पूछा गया क्या गया है क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH क्या होगा, यानी कि एनी हाउ हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी करके हमें लाना है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, यही दोनों चीजें लानी है हमें, ठीक है। ये हमें लाना है, ये हमारा क्या है, डेस्टिनेशन है। ये अगर आ गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, हमें क्या क्या बचाना है, हमें बचाना है CH3COO नेगेटिव और H प्लस आयन, यानी H प्लस आयन सेकेंड इक्वेशन में तो ये बचाना है, थर्ड इक्वेशन में CH3COO नेगेटिव ही ये बचाना है, और एनी हाउ Na प्लस को यहाँ से उड़ाना है। तो Na प्लस अगर खत्म करना है तो मैं क्या कर दूँ, थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। थर्ड इक्वेशन से क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट में से थर्ड माइनस करेंगे तो ये जो लेमडा CH3COO नेगेटिव है ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस में तो चाहिए नहीं, हमें तो प्लस में चाहिए। यहाँ पे लास्ट में देखो डेस्टिनेशन मैंने लिखी है, हमें प्लस में चाहिए, तो प्लस में लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम करते हैं थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें। फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करने के बाद जब माइनस किया, ठीक है, तो माइनस करके देख लेते हैं। तो हमारे पास था क्या, थर्ड इक्वेशन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, ठीक है, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव माइनस होगा, ठीक है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या आएगा, Na प्लस, ठीक है, फिर माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है, Cl नेगेटिव, यही तो आएगा, ठीक है। अब ये माइनस, यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na प्लस का प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है, काटते नहीं है, ठीक है, बस क्या करना है, माइनस कर देना है, यानी गायब कर देना है। हमारे पास क्या आया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आ गया। अब हमें Cl नेगेटिव कैसे भी एनी हाउ यहाँ से गायब करना है और H प्लस लाना है, तो मैं क्या कर दूँ, थर्ड वाला यानी सेकंड वाला इक्वेशन इसी में ऐड कर दूँ। अगर तो सेकंड वाला इक्वेशन जब ऐड करेंगे तो प्लस होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन।
आएगा। और लिमिटिंग मोलर, यहाँ पे ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या? बचेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। और यही हमारी डेस्टिनेशन थी और यही किसके इक्वल होगा? यही इक्वल होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसके? CH3 COOH के, जो कि हमें निकालना था। क्या करना था? निकालना था। तो इक्वेशन क्या है भाई? इक्वेशन में क्या किया? थर्ड में से सेकंड, फर्स्ट को माइनस करना है और सेकंड जोड़ देना है। तो यही मैथमेटिकली हम निकाल लें अब वैल्यू। तो मैथमेटिकली क्या आ जाएगा? मैथमेटिकली देखिए, मैथमेटिकली वैल्यूज हमें दी हुई हैं, ठीक है। अभी तो ये तो हमने इक्वेशन से सॉल्व किया है, अब मैथमेटिकली सॉल्व करिए। थर्ड कितना है? थर्ड है 90, थर्ड कितना है? 90 माइनस कितना करना है? 125 और प्लस 420, ये करना है। तो 420 में 90 जुड़ेगा, कितना आएगा? 420 में 90 जुड़ेगा, आ जाएगा 510 में से 125 घटा दीजिए, तो आई थिंक 485 आना चाहिए, सॉरी 385। कितना आएगा? 385 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे इस केस में। समझ में आया? क्लियर हुई? इस तरह से अब देखो यहाँ पे ये CH3 COOH क्या था? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने क्या किया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करके हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लिया। समझ में आया? ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन, यही एप्लीकेशन है किसका? कोलार्स लॉ का। इसी तरह से आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आया? क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये एक ही W है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जनरल इक्वेशन क्या बनेगी? तो वो जनरल इक्वेशन आई थिंक NCERT में दी हुई है, ठीक है। आप वहां से भी देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई AB ये है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? ये डिसोसिएट हो रहा है A+ और B निगेटिव में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए कि ये कुछ कंसंट्रेशन, कुछ भी कंसंट्रेशन हो सकती है भाई, ठीक है। मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन थी C, ठीक है, C कंसंट्रेशन थी, और C कंसंट्रेशन के बाद कुछ इसकी कंसंट्रेशन अभी इनिशियली क्या होगी? 0 कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। अभी डिसोसिएट नहीं हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ये कुछ कंसंट्रेशन इसकी, यानी मान लीजिए अल्फा, ठीक है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इतना ये डिग्री ऑफ, किससे ये इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ परसेंट इसका डिसोसिएट हो गया, ठीक है, ठीक। तो डिसोसिएट हुआ, तो जितना डिसोसिएट, मान लीजिए C अल्फा डिसोसिएट हुआ, जितना डिसोसिएट होगा उतना ही यहाँ पे फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। कितना डिसोसिएट हुआ? मान लीजिए C अल्फा डिसोसिएट हुआ, ठीक है, क्योंकि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई कर दिया C का, तो इतना मान लीजिए डिसोसिएशन हुआ, ठीक है। तो जितना डिसोसिएट हुआ होगा उतना ही ये यहाँ पे A और B क्या करेंगे? बनेंगे। जैसे मान लो NaCl का आपने एक मॉलिक्यूल लिया है, तो जब डिसोसिएट होंगे तो Na का भी एक प्लस बनेगा, एक आयन, और Cl का भी एक आयन बनेगा, यानी एक मॉलिक्यूल से 1 एक आयन बन रहे हैं दोनों के, ठीक है। वैसे C अल्फा, तो दोनों के C अल्फा बन रहा है, ठीक है। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो अब यहाँ से जब भी, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू, याद रखिएगा, अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, भाई कितना डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको हमेशा ये बताएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू होता है, अगर आप फाइंड आउट करें, पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे आते हैं, ठीक है। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे आते हैं। देखिए, मान लीजिए ये इक्वेशन किस पे आ गई? एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम जो क्या होता है? Kc क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
के सी इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर वैल्यू निकालें तो के सी इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट हो जाएगा, के सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखिए भाई, इक्विलिब्रियम पे के सी आएगा, हम के सी निकाल लेते हैं। के सी इज इक्वल टू क्या होता है, के सी यानी ये किसको कहते हैं, रिएक्शन कोशेंट को। रिएक्शन कोशेंट चेंज होता है एट इक्विलिब्रियम, ये केसी में चेंज हो जाता है। और केसी इज इक्वल टू क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स पहले कितने थे, कितने बने हैं अपॉन, ठीक है, कितने जितने बचे हैं, ठीक है, वो पूरा आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बनने वाले नंबर ऑफ मोल्स सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन कितने बचे हैं, सी माइनस सी अल्फा, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, सी अल्फा क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी कॉमन कर लिया, 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, और सी से सी एक कैंसिल आउट हो गया, तो के सी इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा, के सी इज इक्वल टू सी अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। समझ में आ रही बात, ठीक है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कितना डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। तो डिसोसिएशन कैसे पता चलेगा भाई, डिसोसिएशन तभी पता चलेगा ना जब मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन क्या आ जाए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, तभी तो आएगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। और यही इक्वेशन अगर यहाँ पे यही वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, हमने क्या बताया कि अल्फा इज इक्वल टू होगा मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये कहाँ से आया, ये कहाँ आया है आपका इक्वेशन से, ठीक है, सॉरी, ये कहाँ से आया है, ये आपकी कंडक्टिविटीज, भाई कितना वो डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। ये तो पूरा है ना, ऐसे समझिए, वेट अ मिनट, मैं फिर से इसको समझाता हूँ, ये पॉइंट आपको समझा देता हूँ। ओहो, ठीक है, मान लीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, ये वैल्यू है, ठीक है। हमने क्या कहा कि अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे, अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हाँ, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि ये वैल्यू कैसे आ रही है, ये वैल्यू इसी तरह आ रही है कि भाई अगर हमें पता करना है कि कितना डाइल्यूशन हुआ, तो डाइल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी कंसंट्रेशन पे कितना उसका मोलर कंडक्टिविटी है चार्जेस की, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी है। तो जब डिवाइड करेंगे, उनसे डिवाइड करेंगे, तो वो पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि कितना उनका डिसोसिएशन हुआ है। समझ में आ रही बात, और वहीं से ये इक्वेशन बना है। समझ में आ रही बात। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। और यही इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसी इक्वेशन को, इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें लाके पुट कर देते हैं, ठीक है। यानी इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा हमें, के सी इज इक्वल टू, के सी समझ गए ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के सी इज इक्वल टू मिलेगा सी एज यूजुअल रहेगा, कंसंट्रेशन है, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है, इनफाइनाइट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस इतना अपॉन, ठीक है, इतना इनफाइनाइट। समझ में। और यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ से के सी इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, ये के सी इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्या फाइंड आउट हो जाएगी, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। के सी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, तो यहाँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा सी लेमडा एम का स्क्वायर अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस लेमडा एम, ठीक है, अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट का स्क्वायर,
ठीक है। और यहाँ से लेमडा एम ये इन्फाइनाइट का स्क्वायर नहीं होगा, लेमडा एम से लेमडा एम स्क्वायर वाला का एक कट जाएगा तो वैल्यू पूरी आ जाएगी के सी इज इक्वल टू सी लेमडा एम का स्क्वायर अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट, ठीक है, मल्टीप्लाई लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस लेमडा एम, ठीक है। ये फाइनल इक्वेशन होता है केसी का इक्विलिब्रियम का, ठीक है। और इसी को जनरल इक्वेशन कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इजीली केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पे इस रिलेशन से ये जो इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन से एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं, ठीक है। डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको सॉल्व करना आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी सॉल्व कर लीजिएगा, कोलार स्लॉ से रिलेटेड भी आप सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन सेट बना रहा हूँ, जल्दी है आपको प्रोवाइड करूँगा, चैप्टर एंड होने से पहले मैं प्रोवाइड कर दूंगा, 2-3 दिन में चैप्टर आपका एंड होने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आप चैप्टर कहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सा चैप्टर इसके बाद आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। फिर आपको शॉर्ट नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी क्वेरी आती है, कुछ भी दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए हमें, ठीक है, जिससे हम उस क्वेरी को आपसे दूर कर सकें। क्योंकि क्वेरी लेके सोना, अगर डाउटफुल हो के आप सो रहे हो, ठीक है, ठीक, डाउट दिमाग में है और चलते जा रहा है, डाउट चलते जा रहा है और उसके साथ आप सो जा रहे हैं, तो ये 12th क्लास के बच्चे की निशानी नहीं है, ठीक है। डाउट को क्लियर करिए, जल्दी से जल्दी क्लियर करिए, एनी हाउ क्लियर करिए, ओके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।